नमस्कार जी, स्वागत मेरे प्यारे साथियों, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से काव्य क्लासेस कोटा के मंच पर, जहां पर हम परिचर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हमारा यह महत्वपूर्ण मुद्दा शुरू होता है बेसिकली आरएस प्रीलिम्स के लिए। और ये आरएस प्रीलिम्स के लिए आधुनिक भारत की हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हम पहली क्लास का आयोजन कर चुके थे, जिसमें हमने 1857 की क्रांति के बारे में, शिक्षा के बारे में हमने भी देखा, और कहीं ना कहीं नरमपंथी और उग्रवादी दल के बारे में बात की थी। यह मैराथन क्लास है, आपको यह कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम चंदू जैन है, आइए स्वागत है और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मुद्दे पर बात करते हैं। हमारा मुद्दा आज का काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो परिचर्चाएं की जाती है उसके बारे में। सबसे पहले भारत में जो सोशल और कहीं ना कहीं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, यह क्यों हुआ और इसके रीजन क्या क्या थे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यह एक काफी महत्वपूर्ण बात थी कि पाश्चात्य जो एजुकेशन, पाश्चात्य कल्चर जो थी, इसका हमें इफेक्ट देखने को मिला। ईसाई मिशनरियां भारत आने लगी, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कहीं ना कहीं जो विचार थे, इन विचारों का आदान प्रदान देखने को मिला। अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ, यूरोपियन विद्वानों का योगदान रहा, जैसे मैक्स मूलर का नाम आता है, आप याद करिए, विल्किंसन का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा विलियम स्मिथ का नाम आता है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत में बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ और इन लोगों ने हमें वास्तविकता से अवगत करवाया। सबसे पहले प्रमुख सुधारकों में हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय। मैं राजा राम मोहन राय को अक्सर राजा राम मोहन राय के रूप में संबोधित करता हूं। इनका जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था। इन्हें हम आधुनिक भारत का जनक, भारत में पहला समाज सुधारक, युग पुरुष, युगदूत और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के तौर पर जानते हैं। युगदूत नाम जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में इसलिए जानते हैं कि पहली बार भारत के बारे में इन्होंने हमें अवगत करवाया था। कहा जाता है यह भारत के पहले आधुनिक मनुष्य भी थे, जो समुद्र पार करके जो है वह विदेश की धरती पर गए थे। वरना आपको पता होगा, एक समय तक हमारे भारत में समुद्र को पार करना किसी अपराध से कम नहीं माना जाता था। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे तुहफत उल मुबाइदीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करी, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी और 1817 ईस्वी में इनके और डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर सन 1829 को अधिनियम 17 पारित करके सती प्रथा पर जो है वह क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। 4 दिसंबर 1829 की बात है, अधिनियम 17 पारित किया गया और अधिनियम 17 बना करके जो है वह सती प्रथा, इस सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1831 में अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की पदवी देकर के लंदन भेजा, जहां 1833 में इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु हो जाती है कहां पर, लंदन में। और लंदन में ही एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं ब्रिस्टल। उस ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की क्या बनी हुई है, तो याद रखना, समाधि बनी हुई है। अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय और इनके ब्रह्म समाज के बारे में। कहा जाता है कि 28 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 1831 में राजा राम मोहन राय जो है वह लंदन चले जाते हैं। 1833 ईस्वी में ब्रह्म समाज का जब ये नेतृत्व लंदन गए, तो लीडरशिप जो है वह रामचंद्र विद्यावागीश और द्वारिका नाथ टैगोर के पास आ गए। 1800, माफी चाहूंगा, ये जब लंदन गए ना, ये तब की बात है। और 1833 ईस्वी में यह नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली। 1857 की बात है कि केशव चंद्र सेन इसके सदस्य बनते हैं। 1862 में यह आचार्य के पद पर बने। अब चूंकि केशव चंद्र सेन जो है ना, लिबरल व्यक्ति थे। लिबरल का मतलब होता है एक उदारवादी व्यक्तित्व थे। अब साहब, इस उदारवादी का क्या प्रभाव पड़ा कि जो हमारा ब्रह्म समाज कहीं ना कहीं अब तक केवल और केवल कहां तक सीमित था, तो मेरे प्यारे साथियों, जो ब्रह्म समाज अभी तक केवल और केवल कलकत्ता तक सीमित था, वह ब्रह्म समाज अब भारत के दूसरे भागों में भी विस्तारित हो गए।
क्या बात क्लियर हो गई? यानी कि पूरी भारत में अखिल भारतीय स्वरूप दे दिया इन्होंने। किन्होंने? केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज को कौन सा रूप दे दिया? याद रखना, अखिल भारतीय रूप दे दिया। 1865 में इन्हें निष्कासित कर दिया गया और फिर ब्रह्म समाज का क्या हो गया? विभाजन हो गया, दो भागों में बट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इनके जो अनुयायी थे, जिसका नाम श्रीधरालु नायडू आता है, इन्होंने मद्रास में वेद समाज और आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो क्या मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताओ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि कहीं ना कहीं जो वेद समाज है, जो प्रार्थना समाज है, यह प्रार्थना समाज हमारे ब्रह्म समाज का ही विस्तारित रूप था? हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन ने जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इनके ही तो दो अनुयायी थे ना, श्रीधरालु नायडू और आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। तो नायडू साहब ने तो मद्रास में वेद समाज, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा महाराष्ट्र में जो है वह वेद समाज की स्थापना की गई थी। क्या ये बात क्लियर? चलिए, इसके बाद इतिहास को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो कहा जाता है कि 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम जो है वह पारित हुआ। ब्रह्म विवाह अधिनियम में लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष थी। यह तय हो गया कि भैया लड़का जो है ना, टाबर, यह 18 से कम नहीं होना चाहिए और टाबरी 14 से कम नहीं होना चाहिए। जब तय हो गया तो मेरे दोस्त एक प्रकार से नियम बन गया। अब यहां पर मामला क्या आया, थोड़ा सा उसको समझो। मामला यह आया कि 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज से विभाजन हो गया। शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? साधारण ब्रह्म समाज की। किसने स्थापना करी? याद रखना, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक का नाम आता है, जिन्हें हम महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं। यह महाराष्ट्र के शुकरात उपनाम से जाने जाते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया है। इनकी एक पुस्तक है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। इनकी किताब का नाम क्या है? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। यह गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले, बताओ भाई, कमेंट करो आप लोग कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह किसके राजनीतिक गुरु थे? आप कमेंट जरूर करिएगा। रानाडे ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संगठन जो है उसकी स्थापना की थी। इसके बाद नाम आता है डी के कर्वे, धोंदा केशव कर्वे, डी के कर्वे साहब। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने सन 1916 में बंबई में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है वह खोला था। तो डायरेक्ट सवाल आ गया, क्या बात क्लियर हो गई? क्या सवाल आ गया कि बताओ भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है वह किसने खोला था? तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है यह धोंदा केशव कर्वे ने सन 1916 में खोला था। इसके बाद हम एक प्रकार से एक ऐसे व्यक्तित्व की परिचर्चा करते हैं जो एंग्लो इंडियन थे। नाम आता है हेनरी विवियन डेराजी। सन 1809 से 1831 इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन जो है उसका प्रारंभ किया। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के यह इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे। कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसमें जो इतिहास विभाग है उसके यह प्रोफेसर होते थे। इनका उपनाम होता है आधुनिक भारतीय सभ्यता के जनक और अपनी जाति के पिता। अगर आप इनका टाइम पीरियड देखोगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो केवल और केवल 22 वर्ष इनका जीवन काल रहा। देखो, एक उम्र तो ऐसी होती है जो बहुत कम उम्र में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। उदाहरण के लिए हेनरी विवियन डेराजी, ठीक है। आप एक बार सोच के देखिए कि 22 वर्ष की उम्र में यह हिंदू कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर बने, यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया, आधुनिक भारतीय सभ्यता के पिता कहलाई, अपनी जाति यानी कि एंग्लो इंडियन जो जाति थी उसके यह पिता कहलाए। इन्होंने एकेडमी, एसोसिएशन और बंगहित सभा की स्थापना करी। दोनों का उद्देश्य कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करना था।
क्या ये बात क्लियर हो गई? दोनों का उद्देश्य क्या था? भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में पढ़िएगा। इनका जन्म जो है वह 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के काठियावाड़ की मोरवी रियासत में। कहाँ जन्म हुआ? गुजरात के काठियावाड़ की मोरवी रियासत में। इनका मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था और इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। जब हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो रही थी, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया। क्या नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। और वेद जो हैं वह हमारे समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए इन्होंने आगरा में पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना की। जो झूठे धर्म नहीं होते या फर्जी धर्म, बाबा आदि के, इन्होंने कहा कि ये सब फर्जी हैं, इनका खंडन होना चाहिए। स्वामी जी ने 10 अप्रैल सन 1975 को बंबई में आर्य समाज, सर ये प्रश्न डायरेक्ट आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन मूल रूप से उन लोगों के लिए चलाया गया जो हिंदू धर्म छोड़ करके चले गए थे, ठीक है ना? हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले गए, उनको वापस लाने के लिए इन्होंने क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। स्वामी जी ने गोरक्षा के लिए गोरक्षिणी सभा की भी स्थापना की थी। स्वामी जी ने स्वशासन का समर्थन किया। भैया, जो खुद की बात होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। इन्होंने क्या कहा? देखो कितनी अच्छी बात कही कि बुरे से बुरा देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से लाख गुना अच्छा है। आज हमारे घर पे हम एक तरह से सूखी रोटी खा लेते हैं, समझिएगा, लेकिन भाई साहब वो सूखी रोटी जो है ना, 5 पकवान से भी ज्यादा बढ़िया होती है। इन्होंने यही तो कहा कि बुरे से बुरा देसी शासन जो है वो अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से भी अच्छा है। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनका देहांत हो गया। कार्तिक अमावस्या की तारीख थी उसकी। इनकी कुछ किताबें हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, यह इसका प्रकाशन जो है वह 1874 में हिंदी भाषा में 14 अध्यायों में उदयपुर में लेखन हुआ और अजमेर से प्रकाशित होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इन्होंने दूसरी किताब पाखंड खंडिनी लिखी। तीसरा किताब इन्होंने लिखा वेद भाष्य भूमिका लिखी। इन्होंने लिखी पंच महायज्ञ विधि और इन्होंने लिखा ऋग्वेद भाष्य। तो ये 5 किताबें इनकी होती है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद हम अगला नाम आपके लिए लेकर के आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बेसिकली ये रैपिड फायर राउंड है, आप इस तरह से समझिएगा, ठीक है ना, ताकि एक बार आपकी आंखों के सामने से आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह निकल सके। क्या ये बात क्लियर हो गई? उद्देश्य यही है और लक्ष्य यही है, इसीलिए इसी पर बात कर रहा हूं। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। मेरा टारगेट भी यही है कि आप लोग जो है वह अपने आने वाली जो 2 तारीख को आपकी परीक्षा होने वाली है आरएस की, उसमें आप अपार सफलताएं प्राप्त करें और प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वह यही होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आपका जो प्रश्न है वह बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, इन्होंने संस्कृत शिक्षण की एक नई तकनीक जो है वह विकसित करी और बांग्ला वर्णमाला जो है उसकी रचना की थी। इनके प्रयासों से ही लॉर्ड कैनिंग ने अधिनियम 15 पारित किया था। अधिनियम 15 जो है वह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम माना जाता है, यानी कि हिंदू जो विधवा हो चुकी है महिलाएं, उनका पुनर्विवाह करवाया जा सके। श्री विद्यासागर जी ने 35 कन्या विद्यालयों की स्थापना करी ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इनकी कुछ किताबें जैसे बहुविवाह, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश मूल रूप से साप्ताहिक समाचार पत्र था, है ना, वीकली यह पब्लिश हुआ करता था, ठीक है। चलिए, इसके बाद स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में जन्म हुआ। मूल नाम नरेंद्र नाथ था, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। इन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहते हैं और इनका बहुत शानदार कथन है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसका अर्थ समझिए, आप मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, और भाई साहब रास्ते में कोई व्यक्ति है, वह तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है, बीमारी से तड़प रहा है। आप उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए तो इन्होंने कहा जी ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड, यह अच्छी बात नहीं है।
आप ईश्वर की क्या सेवा करेंगे? हो सकता है कि जिसको आपने छोड़ा है वही ईश्वर हो, फिर आप क्या करेंगे मुझे बताइए, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कि मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा होता है। 1893 1893 में 92-93 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। क्लियर। कुछ समाचार पत्र स्वामी विवेकानंद के प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी उद्बोधन बांग्ला भाषा में, इनकी पुस्तक में समाजवादी हूं। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इनके कुछ उपनाम: हिंदू नेपोलियन, दूसरा नाम आता है गोपाल हरि देशमुख, ये उपनाम आता है लोकहितवादी। इनका कुछ ग्रंथ है जैसे प्रभाकर और जाति भेद। राधा कांत देव 1830 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना करी और इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। आचार्य राधाकांत देव जो है ना भाई साहब, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। अब आप सोचो, ये वही तो समय था जब उधर राजा राम मोहन राय जो है वह सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन को बुलंद किए हुए थे, और इधर ये भाई साहब जो है सती प्रथा बोल रहे थे। सती प्रथा तो मजेदार चीज है जी, चलने दो, या तो चलने दो, इसको हटाओ मत, है जी। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो वो प्रयास कर रहा हूं कि 1-1.5 घंटे की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करवाए जाए, ज्यादा से ज्यादा विषय वस्तु आपके बीच में रखी जाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल अल्कोट जो हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1882 में मद्रास में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसके कुछ उद्देश्य थे: पहला, प्राचीन हिंदू धर्म का प्रचार करना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कुप्रथाओं का विरोध करना। तीसरा था धर्म, दर्शन और विज्ञान को बढ़ावा देना। ये कुछ इसके मूल उद्देश्य थे। नारा जो बुलंद किया गया, थोड़ा सा उसको समझिएगा: सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इन्होंने स्पष्ट कहा जी कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। 1907 में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्यता ले लेती है, सदस्य बन जाती है। इसके बाद भारत सेवक संघ आ जाता है। 1905 में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया था, डेट इज इंडियन या इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, भारत, ठीक है, सेवक समाज। ये पिछली बार आरएस में पूछा गया था। सेवा सदन सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं हेतु 1885 में बंबई में बी एम मालाबारी द्वारा स्थापित। शारदा सदन 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और यह एक विधवा आश्रम था। हमारे समाज में शुरू से ही एक बहुत बड़ी कुरीति रही है कि हमारे यहाँ विधवाओं की स्थिति बेहद ही दयनीय थी, बेहद दयनीय थी। पंडिता रमाबाई ने इस बात को महसूस किया, और जब इस बात को महसूस किया तो फिर पंडिता रमाबाई के द्वारा शारदा सदन नाम का विधवा आश्रम स्थापित किया गया। एक होता है आत्म सम्मान आंदोलन। 1925 ईस्वी में मद्रास में ई बी रामास्वामी नायकर पेरियार जो हैं मेरे दोस्त, इनके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन का नाम था आत्म सम्मान आंदोलन। इसका उद्देश्य था कि यह हिंदू धार्मिक कट्टरता और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक आंदोलन था, कि हिंदू धार्मिक कट्टरता और जो ब्राह्मणवाद है उसके विरुद्ध यह एक आंदोलन था। इसके बाद एक सर सैयद अहमद खान की किताब आती है तहजीब ए अखलाक। यहाँ पर आपके पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु सन 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हेतु यह काम करना चाहते थे। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की यह स्थापना करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में
1873 में महाराष्ट्र में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलामगिरी था। धर्म सुधार आंदोलन की ये कुछ प्रभाव जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर अभी गणतंत्र दिवस के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। एक विशेष ऑफर चल रहा है जिसमें सभी कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। आज 28 जनवरी इस कोर्स की तारीख की अंतिम तारीख है और इसमें हिंदी के कोर्स हैं और मेरे दोस्त याद रखिएगा इतिहास का भी ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जी हाँ, इतिहास में प्रथम श्रेणी का लाइव कोर्स है। 3,499 में यह कोर्स कंप्लीट है, तो आप इस कोर्स को यहाँ पर ले सकते हैं। आज ही डाउनलोड करिएगा हमारा एप्लीकेशन। इसके बाद आइए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस चरण के बारे में तो हम आपको बता ही चुके थे, है ना। उदारवादी पढ़ लिए थे कल और उग्रवादी भी पढ़ लिया था। ठीक है, उदारवादी क्या था, इनकी कार्य पद्धति, द्वितीय चरण जिसमें उग्रवादी चरण कहते हैं। तब मैंने यहाँ पर कहा था कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने उग्रवादियों के उद्देश्य पर चर्चा करी, कार्य पद्धति, बंगाल विभाजन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन पर परिचर्चा करी। बंगाल को दो भागों में बांटा था, आपको पता ही होगा। स्वदेशी आंदोलन, विशेषताएं, विस्तार, आंदोलन का अंत, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, लखनऊ समझौता, होम रूल आंदोलन के बारे में परिचर्चा करी। मोंटेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 और 1919 का भारत सरकार अधिनियम। यहां तक हम कल की क्लास में बात कर चुके थे। इसके बाद आगे की परिचर्चा को हम बढ़ाते हैं जिसे हम कहते हैं द ग्रेट गांधीयन ईरा, गांधीवादी आंदोलन। मूल रूप से 1947 से शुरू होकर के 1919 से शुरू होकर के 1947 तक यह आपके समक्ष रहता है। 1893 में गांधी जी जो है वह कहां चले गए? अफ्रीका चले गए। 9 जनवरी 1915 को यह वापस भारत आ गए। 1915 में अहमदाबाद में साबरमती या सत्याग्रह आश्रम की यह क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ठीक है, तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका चले गए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 1915 में ही अहमदाबाद में साबरमती या सत्याग्रह आश्रम की यह स्थापना करते। इसके बाद हम चंपारण सत्याग्रह पर चर्चा करते हैं। सन 1917 सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग था इनका, और राजकुमार शुक्ल ने इन्हें निमंत्रण भेजा और गांधी जी जो है वह लखनऊ से चंपारण पहुंच गए कि भाई चलो चलो चंपारण चलो, बुलावा आया है ना। चंपारण पहुंच गए और चंपारणों में नील किसान जो थे इनके समर्थन और 3 कठिया पद्धति, यहां पर एक पद्धति हुआ करती थी जिसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं, इसके विरोध में आंदोलन किया। अब आप कहोगे सर ये 3 कठिया पद्धति क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, कुल भूभाग के 3/20 भाग पर नील की खेती करना। ठीक है, किसकी खेती करना? नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 भाग को अगर मैं समझाना चाहूं तो इसको गुणा कर सकते हैं 100 से। 100 का भाग दो 5, यानी कि कुल मिलाकर के 15% हो गया। यानी कि आपका कुल जितना भूभाग है उसके 15% भूभाग पर आप किसकी खेती करेंगे? आप नील की खेती करेंगे। और आप इस बात को बहुत भली भांति मानते हैं कि मान लीजिए ये खेत का टुकड़ा है जी, है ना, और इस भाग पर हमने नील की खेती करी। चूंकि किसान जो है वह कर्ज के तले दबा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम एक ही फसल का बार बार उत्पादन करते हैं तो वह जमीन समय के साथ बंजर होने लगती है। जब नील की खेती यहां पर की गई तो भूमि कैसी होने लगी? बंजर होने लगी। मेरे प्यारे साथियों, बस वहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। क्योंकि किसान बंदिश में था, जब यह भूमि बंजर हुई तो किसान ने क्या किया? उसके बाद अगली भूमि पर फिर 15% भाग पर यहां पर नील की खेती शुरू कर दी। इसके बाद फिर 15% भूभाग पर वह नील की खेती शुरू कर देता है। इसके बाद वह फिर 15% भूभाग पर नील की खेती शुरू कर देता है, और इसके बाद वह फिर 15% भूभाग पर नील की खेती, और फिर 15% भूभाग पर नील की खेती, और फिर धीरे 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 उसका पूरा खेत क्या हो गया? बंजर हो गया। आप आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़िएगा, हम वहां पर क्या पढ़ते हैं? यह किसान जो पहले भूमि का मालिक था, अब वह कौन हो गया?
भूमि का मजदूर हो गया। यहीं से हमारे इतिहास में कृषक मजदूर की अवधारणा आने लगती है, जिसे हम अंग्रेजी में फार्मर लेबर कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? कृषक मजदूर की अवधारणा। एक बात मैं आप सभी प्यारे साथियों से कह दूं कि जो भी आप इस समय पढ़ रहे हैं ना, ये आरएस लेवल का है। तो कोई भी विद्यार्थी ये नहीं सोचेगा कि सर फर्स्ट ईयर में भी यही लेवल होता है। नहीं भैया, वहां पे एक अलग लेवल होता है। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918, भूख हड़ताल का पहला प्रयोग, खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च से 5 जून 1918, किसानों की फसल नष्ट हो गई लेकिन राजस्व में कमी नहीं की गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने क्या कर दिया? बर्दोस्त आंदोलन कर दिया। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह सन 1919, सेडिसन समिति की सिफारिश पर यह लाया गया। संदेह मात्र पर किसी भी व्यक्ति को जो है वह कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। भाई पुलिस को शक हो गया, मान लीजिए आप सब्जी लेकर के घर जा रहे हैं, आपके थैले में सब्जी है, पुलिस को शक हो गया कि नहीं भाई इसमें तो सब्जी नहीं है, इसमें सब्जी नहीं है, इसमें तो क्या है, बम है, तो वह आपका थैला चेक नहीं करेगी पुलिस, सीधा आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि सेडिसन समिति ने रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर काला कानून यानी कि रोलेक्ट एक्ट बना है। फिर दोस्त तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसे ही क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। इस कानून का गांधी के द्वारा विरोध किया गया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आयोजन हुआ। परिणाम स्वरूप 1922 में यह कानून जो है वह वापस ले लिया गया। यह कानून क्या किया गया? वापस ले लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल सन 1919 पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, सत्यपाल और शेफुद्दीन किचलू, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हीं के समर्थन में 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग कहां पर है? याद रखना, पंजाब में है। पंजाब में भी अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूं तो कहां पर है? जी अमृतसर में है। यहां पर एक सभा का आयोजन हो रहा था, जहां पर माइकल और डायर पहुंचा और पहुंच करके गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में 1000 से ज्यादा लोग जो है वह मारे गए। इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी वह त्याग दी। हंटर आयोग बनाया गया। हंटर आयोग ने माइकल डायर को निर्दोष करार दिया। बोला जी डायर ने तो यह काम जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य के क्या कहते हैं कि रक्षा में किया था, कोड ऑफ कंडक्ट को बनाए रखने के लिए किया था। अगर डायर ऐसा नहीं करता तो अमृतसर में स्थिति बिगड़ सकती थी। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। बहुत बुरी यह हत्याकांड हुआ और इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते। चलिए इसके बाद खिलाफत आंदोलन की परिचर्चा करते हैं। सन 1919 में अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत समिति का निर्माण किया। इसका पहला अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। 31 अगस्त सन 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ खिलाफत दिवस जो है वह कब मनाया गया था? असहयोग आंदोलन 31 अगस्त सन 1920 को से 12 फरवरी सन 1922। यह महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू करने के पहले केसर-ए-हिंद, बोवर पदक और जुलू पदक जो है उनका त्याग कर दिया। कई सारी उपाधियां वापस दे दी। कुछ कार्यक्रम घोषित किए गए। 2 प्रकार के थे कार्यक्रम। एक तो थे पॉजिटिव कार्यक्रम, पॉजिटिव प्रोग्राम यानी कि सकारात्मक कार्यक्रम, और एक थे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक कार्यक्रम। ठीक है। सकारात्मक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना पर बल दिया गया, स्वदेशी के प्रसार की बात कही गई, अहिंसा का पालन और हथकरघा पर बल दिया। जबकि नकारात्मक में सरकारी पदों और उपाधियों का त्याग कर दिया गया, विदेशी वस्तुओं के त्याग करने की बात कही गई
और यह कार्यक्रमों की जब घोषणा महात्मा गांधी ने की तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाते हैं तो हमें 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त हो जाएगा। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ गांधी ने निम्न वाक्य कौन से आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा था कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो हमें 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त हो जाएगा। सर याद रखना, असहयोग आंदोलन के समय यह बात कही थी। इसी समय आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम के नेतृत्व में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। इसके बाद चोरी चोरा कांड होता है 5 फरवरी सन 1922। इसके बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। ठीक उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, कि ठीक उस समय जब आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, इसे स्थगित करना किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। कि आपने स्थगित किया तो क्यों किया? आपने क्या हमसे पूछा कि नहीं हम इसे स्थगित कर रहे हैं, हम इसे हटा रहे हैं? क्यों किया, हमें बताइए। तो इसे स्थगित करना एक राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। 10 मार्च सन 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से 5 फरवरी 1924 को इन्हें रिहा कर दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? इन्हें कब रिहा कर दिया गया? 5 फरवरी सन 1924 को इन्हें रिहा कर दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? चले, इसके बाद बात करते हैं स्वराज पार्टी। जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी। बारदोली किसान आंदोलन सन 1928 में हुआ। किसानों ने लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन किया। 22% की लगान वृद्धि की गई थी। सर महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल पहुंचे और फिर अंततः 6.03% लगान की वृद्धि की गई। महिलाओं ने इसी समय वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार की पदवी जो है वह प्रदान की थी। इसके बाद हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जिस बिंदु को हम कहते हैं साइमन कमीशन सन 1928। 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया। 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन करने के लिए इसका गठन किया गया। इसके कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे और सातों के सातों ही क्या थे? अंग्रेज थे। इसी के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। मेरे प्यारे साथियों, साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया जा रहा था? लाहौर में। कौन कर रहे थे? हमारे लाला जी कर रहे थे। इसी समय एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाठी चार्ज की। लाला जी का यहाँ पर क्या हो गया? देहांत हो गया। मेरे दोस्त, सैंडर्स ने जब लाठियां बरसाई तो लाला जी की फसलियों पर जाकर लगी। लाला जी की फसलियां टूट गई। जब लाला जी का देहांत हो रहा था तो उन्होंने मरते समय एक बात कही, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात इन्होंने कही थी। क्या कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। चलिए आगे बढ़ें। सर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। इंडियन लीग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ILF, या हम ऐसा कह सकते हैं इंडियन फ्रीडम लीग, IFL का गठन यहां पर किया। फिर लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया सन 1929 में। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर तिरंगा झंडा फहराया गया
और निर्णय लिया गया कि आगामी 26 जनवरी सन 1930 को, क्या कहा गया, आगामी 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी अधिनियम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह स्वीकार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या स्वीकार किया गया, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 से 1931। एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि बताओ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो आप याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन। कब हुआ? 1929 में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। आंदोलन प्रारंभ करने के पहले महात्मा गांधी ने निम्न मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। पहली, पूरी तरह से नशाबंदी करना, जिसे हम पूर्ण नशाबंदी कह सकते हैं। सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। स्वदेशी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। और महात्मा गांधी ने 31 जनवरी सन 1931 का समय यहां पर दिया। ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, जी हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तब महात्मा गांधी ने कितनी गजब की बात कही, इतिहास प्रसिद्ध है इनका यह कथन, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। महात्मा गांधी ने यह बात कही कि मैंने तो घुटने टेक कर तुमसे रोटी मांगी थी, ये मांगे ही तो पूरी करानी थी, तुमने मना कर दिया। और यहीं पर भी महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तट तक हो रही थी। कुल मिलाकर के जो यात्रा थी वह लगभग 241 मील की थी और इसमें 78 अनुयायी जो थे वह क्या थे, याद रखिएगा जी, 7 थे। ठीक है, तो 241 माइल की यह यात्रा थी। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुई। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी गुजरात के नौसारी, दांडी तट कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में एक जगह होता है, नाम है नौसारी, यहाँ पर पहुंची। और यहाँ पर पहुंच करके महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी भर नमक हाथ में लिया और मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर के उसे प्रतीकात्मक तौर पर गिरा दिया और कहा, जी मैंने नमक कानून तोड़ दिया। दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और इस नमक कानून के उल्लंघन से ही भारत के इतिहास में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। इसी समय पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन जो है वह चलाया था। दरसाना गुजरात में सरोजनी नायडू इमाम साहिब ने नमक कारखाने पर हमला कर दिया। उड़ीसा के बेंतुल में गंजम कोरकू ने वन सत्याग्रह चलाया था। ब्रिटिश सरकार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जी बोला जी ये तो संस्था ही गलत है ना, हम तो समर्थन ही नहीं करते। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना की यरवधा जेल में भेज दिया गया। कहां भेजा गया? याद रखना, पूना की यरवधा जेल में भेजा। बाद में महात्मा गांधी को 26 जनवरी 1931 को रिहा किया गया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि वह गांधी जी को एक लंबे समय तक भी जेल में नहीं रख सकते थे। क्लियर? इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी सन 1931। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, इनके अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, परिणाम स्वरूप यह असफल हो गया और इसके बाद ही तो गांधी को रिहा किया गया था 26 जनवरी सन 1931 को, क्योंकि यह प्रयास पूरी तरह से असफल रहा ब्रिटिश सरकार का कि भाई हम जो है एक गोलमेज सम्मेलन करें और गोलमेज सम्मेलन पर विचार करके भारत के लिए काम करें। असफल रहा। इसके बाद गांधी इरविन समझौता सन 5 मार्च सन 1931। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयासों से यह होता है। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। इसकी कुछ शर्तें थी। ई का मतलब होता है इंग्लैंड, यानी कि इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों की शर्तें, और सी का मतलब होता है कांग्रेस की शर्तें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसे समाप्त किया जाए। पहली शर्त,
दूसरी शर्त थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरी थी हिंसा के दोषी कैदियों के अलावा अन्य सभी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। और चौथी, नमक बनाने का अधिकार। इस समझौते में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। एक शब्द की भी परिचर्चा नहीं की गई सर। तीन महान स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में, तीन महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, एक शब्द नहीं कहा गया। और अंततः 23 मार्च सन 1931 को इन्हें फांसी के तख्त पर झुला दिया गया। ओम शांति। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी के तख्त पर झुला दिया। इसके बाद कराची अधिवेशन हुआ 26 से लेकर 30 मार्च सन 1931। सर यहां पर याद रखना, यह मूल रूप से कराची अधिवेशन जो है ना, इसके यहां से प्रश्न पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ था? डेट वॉज कराची। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव पारित किया गया और इस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। क्या गजब की बात कही इन्होंने कि गांधी जो है ना वह तो मर सकता है ना, पर गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर सन 1931। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी यहां पर भाग लेने के लिए पहुंचते। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त सन 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई। इस सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के तहत मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, हरिजनों, एंग्लो इंडियनों और महिलाओं को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक है, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, हरिजन हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, महिलाएं हो गई, इनके लिए क्या दिया गया? अलग से निर्वाचन व्यवस्था दी गई। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में इसी के विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। बोला जी ऐसे तो हमारे प्रत्येक गली मोहल्ले में एक अलग देश बन जाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ, ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था उचित नहीं है, आप हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। अनशन शुरू कर दिया। फिर बाद में 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इसे क्या कहते हैं? याद रखना, पूना पैक्ट कहते हैं। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य यह हुआ था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर? हरिजन सेवक संघ सितंबर 1932 में महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। हरिजन समाचार पत्र जनवरी 1933 महात्मा गांधी ने पूना से प्रकाशित किया। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 अगस्त 1933 महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। 25 जून 1934 को पूना में महात्मा गांधी की कार पर बम फेंका गया, लेकिन यहां पर महात्मा गांधी जो है वह बच गए। जब गांधी जी की कार पर बम फेंका गया ना 25 जून 1934 को, गांधी जी बच गए। लेकिन गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। इस घटना के बाद में गांधी जी जो है उन्होंने सक्रिय राजनीति से, बहुत अच्छे से समझिएगा, किससे संन्यास ले लिया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कब की घटना है? 1934 की। 1934 में सक्रिय राजनीति से क्या ले लिया? महात्मा गांधी ने संन्यास ले लिया। चलिए, इसके बाद 1935 का अधिनियम आता है जो आपके समक्ष यहां पर है। अधिनियम केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करना,
प्रावधान था इसमें। एक प्रावधान विषयों के विभाजन को लेकर के था। 3 तरह के विषय बनाए गए, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। संघीय में केंद्र सरकार कानून बनाती थी, प्रांतीय में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों ही कानून बनाती थी। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है, मैंने कल भी चर्चा की थी कि बताओ प्रांतों में जो द्वैत शासन है यह कब शुरू किया गया था? तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था ना, उस बर्मा और म्यांमार को जो है वह भारत से अलग कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस 1935 के अधिनियम के बारे में क्या सुंदर बात कही है कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक तो सही है पर इंजन ही नहीं है। आहा, अरे एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अब आप कल्पना करो कि ब्रेक है पर इंजन नहीं है तो वो कार चलेगी कैसे? यह अधिकारों का नहीं, दास्तां का घोषणा पत्र है। क्या कहा कि इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह तो गुलामी दे रहा है। ये क्या है? दास्तां का घोषणा पत्र है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि 1935 की यह योजना पूर्ण रूप से खराब है, मौलिक रूप से सड़ी हुई और अस्वीकार्य योजना है। मतलब 1935 का जो यह अधिनियम था इसका हर जगह विरोध होने लगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप कल्पना करें एक बार, हर जगह विरोध प्रदर्शन इसके लिए होने लगे। मैं एक बात बता दूं, चूंकि ये जो क्लास आप देख रहे हैं आरएस प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है, यह क्लास मूल रूप से आरएस प्रीलिम्स की है। तो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी ये नहीं समझेंगे कि सर फर्स्ट ग्रेड में ऐसा पढ़ाते हो क्या। नहीं मेरे दोस्त, फर्स्ट ग्रेड का एक अलग लेवल होता है, आरएस प्री का एक अलग लेवल होता है, तो उसी हिसाब से वहां पर परिचर्चा की जाती है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इतिहास को एक नया आयाम दीजिए और अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में पढ़िएगा। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए और इस प्रांतीय चुनाव में मंत्रिमंडल बने। कांग्रेस ने 1936 में 2 अधिवेशन होता है, अप्रैल में लखनऊ का, दिसंबर में फैजपुर का, और इनके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। इसमें तय किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यह 1937 के चुनावों में भाग लेगी। क्या तय किया कि भैया कांग्रेस जो है ना यह 1937 के चुनावों में क्या लेगी? भाग लेगी। जनवरी फरवरी 1937 में चुनाव हुए और इसका क्या परिणाम रहा, थोड़ा सा उसे समझिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। ये 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना 3 जगह, बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। जबकि गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ 2 जगहों पर, बंगाल और पंजाब में। तो इस प्रकार 10 में से 8 जगह जो है वह कांग्रेस बहुमत में आई थी। अब सरकारें काम कर रही थी, काफी अच्छी सरकारें थी, बेहद ही शानदार तरीके से अपना वर्कलोड निभा रही थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय लॉर्ड लिंलिथगो ने भारतीयों की अनुमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। लॉर्ड लिंलिथगो कहता है, क्या कहता है कि भैया जितने भी भारतीय हैं ना, ये सारे के सारे भारतीय जो हैं युद्ध का समर्थन करते हैं। बिना अनुमति के भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने कहा जी क्या कर रहे हो तुम, हैं तुमने तो हमसे पूछा ही नहीं, और हमसे बिना पूछे ही भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। परिणामतः कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया, वी आर रिजाइनिंग। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। बाकी आप गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर जो ऑफर चल रहा है 28 जनवरी तक, आज इसका अंतिम दिन है, आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। केवल 3499 में इतिहास का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप यहां पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8802060952 पर। चलिए, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट सन 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष बनना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को घोषित किया।
दोनों में चुनाव हुए और सुभाष बाबू यहाँ पर पूर्ण बहुमत से विजयी हो गए। और महात्मा गांधी के प्रतिनिधि जो थे पट्टाभी सीतारामैया भाई साहब हार गए। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि यह हार पट्टाभी की हार नहीं है। दिस डिफीट इज नॉट अ डिफीट ऑफ पट्टाभी। यह पट्टाभी की हार नहीं है, यह तो मेरी हार है। किसकी हार है? यह मेरी हार है। यानी कि इसे खुद की हार माना। किसने माना? महात्मा गांधी ने माना। मेरे प्यारे साथियों, भाई साहब मामला अड़ गया। बॉस यानी कि जो ये हमारे क्या कहते हैं विनर यानी कि अध्यक्ष थे, जो सबके समर्थन से अध्यक्ष चुने गए थे, नाम था सुभाष चंद्र बोस। यह महात्मा गांधी के पास जाते हैं। गांधी जी से कहा कि भैया देखो, ऐसे नाराज मत हो बापू, ऐसे नाराज होने से कैसे काम चलेगा? हम सब देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्यकारिणी बना लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया जी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अंत में सुभाष बाबू ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह अध्यक्ष बने। क्लियर हो गई? चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं। 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना करी। यहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इसके बाद 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। कांग्रेस का 1940 में जो अधिवेशन था यह रामगढ़ बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। इसमें कहा गया कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेगी। क्योंकि आपको पता होगा कि सन 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है तो उस आक्रमण से ही द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह क्या हो जाता है जी? प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह प्रारंभ हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बदले तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव दिया जिसमें युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन की बात कही गई, डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना की बात कही गई और कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। बोला युद्ध के बाद, अरे युद्ध की कोई सीमा थोड़ी है कि कब खत्म होगा, तुम इसे क्यों माने? ठीक है। इसके बाद अगली घटना व्यक्तिगत सत्याग्रह की आती है। 17 अक्टूबर 1940 गांधी जी द्वारा प्रारंभ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सरदार पटेल यहां पर बनते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हो तो एक बार मुझे बता दो, क्योंकि देखो रिवीजन है और अगर बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन मिल जाए ना तो एक विद्यार्थी के लिए उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं अपने विद्यार्थी को जो है वह सर्वश्रेष्ठ दूं। क्या बात क्लियर हो गई? अपने विद्यार्थी को क्या दूं? मैं सर्वश्रेष्ठ दूं। ये बात याद रखना। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं जब आरएस की बात कर रहा हूं ना तो यहां पर कोई आपको कथा कहानियां नहीं सुना रहा हूं, है ना, कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा हूं। नहीं बेटो, केवल और केवल और केवल अपने विषय की बात कर रहा हूं, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर रहा। काम की बात, नो बकवास। 23 मार्च सन 1940 को इसके अध्यक्ष बने जिन्ना। पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ। यहां पर मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसमें पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया 22 मार्च 1942। कहा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल जो था उसने गठन किया था। इसके कुछ प्रस्ताव थे कि युद्ध के बाद, फिर वही बात, युद्ध, अरे युद्ध कब होगा? यह तो एक लॉलीपॉप हो गई। हमें यह पता ही नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा और हम बार बार बात कर रहे हैं युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद। अरे युद्ध कब खत्म होगा बताओ तो सही। कहा कि युद्ध के बाद एक भारतीय संघ का गठन होगा, युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन प्रांतीय
परिषदों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होगा। जो प्रांत इस संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान से असहमत होंगे वह अपना पृथक संविधान बनाए। भैया ये पृथक संविधान बनाने का मतलब क्या है? पृथक संविधान बनाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन ने अप्रत्यक्ष रूप से पृथक राज्य की जो मुस्लिम लीग की मांग थी ना उसको स्वीकार कर लिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा ये तो गलत बात, और मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर दिया। भैया तुम मान तो रहे हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पृथक राज्य की क्यों मांग रहे हो? आप तो प्रत्यक्ष रूप से बात करो ना कि भाई हाँ हम ऐसा कहो, इसमें लिख करके दो कि हम जो है वह अलग से पाकिस्तान बनाएंगे। ऐसे नहीं होता है जैसा तुम सोच रहे हो। फिर यहां पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में प्रस्ताव पारित हुआ। 8 अगस्त को बंबई से महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया। नारा था करो या मरो। कार्यक्रम घोषित कर दिए गए, सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र नहीं देंगे, अपितु वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति श्रद्धा प्रकट करेंगे। सैनिक जो हैं वह भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे। किसान जो है वह कर या लगान नहीं देंगे। देसी रियासतों के शासक जो है वह प्रजा के साथ सहयोग करेंगे। क्या गजब की बातें कही गई सर। आंदोलन प्रारंभ होते ही गांधी से ही जितने भी बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और जैसे ही इन सबको गिरफ्तार किया गया यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं रहा। श्रीमती उषा मेहता आईएएस 2011-12 में सवाल पूछा गया ने बंबई में भूमिगत रेडियो जो है उसे संचालित किया था। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दमन हेतु ऑपरेशन 0 आवर चलाया। 0 आवर का मतलब रात में 12 बजे। आप रात को 12 बजे मोबाइल देखिएगा, 4 जीरो आपको देखने को मिलेंगे। इस समय कुछ समानांतर सरकारें बन गई, सिमिलर गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो गई, जैसे बलिया में चित्तू पांडे, मिदनापुर में सतीश सामंत, सतारा में वाई बी चौहान। इनके नेतृत्व में समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। गांधी ने सरकार के दमन के विरोध में 21 दिन का उपवास आरंभ कर दिया। चर्चिल ने इसी समय घोषणा की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे समय हम एक बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल था। यह कहता है कि जब हम दुनिया में हर कहीं जीत रहे हैं, इसका मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब की बात है, हमें कोई नहीं हरा रहा, तब हम एक बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, और यह तो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। इसके बाद परिचर्चा आती है राजगोपालाचारी फार्मूला। सन 1944 श्री राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य समझौता करवाने के लिए यह फॉर्मूला प्रस्तुत किया था। कुछ प्रावधान थे। पहला, मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने में सहयोग करे। यह शर्तें तभी स्वीकार की जाएगी जब इंग्लैंड शक्ति स्थानांतरण करेगा। भैया यह प्रावधान अस्वीकार कर दिया गया। भाई कोई भी काम कांग्रेस ही क्यों, ये मुस्लिम लीग ही स्वीकार क्यों करेगी, कांग्रेस स्वीकार क्यों नहीं करेगी? फिर कोई बात नहीं। इसके बाद भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल जो है वह एक योजना प्रस्तुत करता है 14 जून 1945 को, जिसे वेवेल योजना या शिमला सम्मेलन कहते हैं। 14 जून 1945 को योजना लाई गई, वायसराय लॉर्ड वेवेल था। इसमें प्रावधान किया गया नंबर 1, एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की जाएगी जिसमें हिंदू मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। भारत में ब्रिटेन के व्यापारिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। लॉर्ड वेवेल इस योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता करते हैं सन 25 जून 1945 को। क्लियर हो गई। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और यह असफल हो गए। इसके बाद कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कराची आया। 16 मई 1946 को यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसके गठन का उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण और संविधान तैयार करना। इस समय इनका प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था और इसका अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस, सर क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर था। कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसका एक उद्देश्य यह था कि साहब अब तो भारत को आजाद करना है जी,
क्योंकि उधर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला है, हो चुका है अब 45 में। अब तो आजाद करना है, फाइनल टारगेट लेकर आया कि नहीं, नाउ द इंडिया शुड बी जो है इंडिपेंडेंट। मिशन ने शिमला समझौते का आयोजन किया 5 से लेकर 11 मई 1946 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद यहां पर आए। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खान, लियाकत अली। सरकार की तरफ से गवर्नर जनरल और मिशन के 3 सदस्य यहां पर आते हैं। मिशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पाकिस्तान की मांग जो है उसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। प्रावधान क्या था? पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बनाए जाने की बात कही है ना। तो ये बात आपके सीधा पूछा जाता है, आपको पता होगा, है ना, कि कैबिनेट मिशन के इनमें प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान ये गलत है कि पाकिस्तान की जो मांग है ना ये स्वीकार कर ली गई, नहीं भाई साहब, अस्वीकार किया गया था। क्लियर। संविधान सभा का गठन का प्रावधान था। कहा कि प्रांतों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाएगा, कुल सदस्य 289 होंगे और अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। अंतरिम सरकार में संविधान सभा और सरकार दोनों के तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वह काम करेगी। कुल मिलाकर के 14 सदस्य होंगे, 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग, 1 ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी। क्लियर हो गई। संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में 296 सीटों पर 205 सीटें जो है वह कांग्रेस ने जीत ली। वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सन 12 अगस्त 1946 वायसराय जो है जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। 12 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की 16 अगस्त 1946 को। इसे हम डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं, DAD। नारा दिया, लड़कर लेंगे जी पाकिस्तान। क्या नारा दिया? तो याद रखिएगा, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। क्लीमेंट एटली यहां पर घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है क्लीमेंट एटली? कि ब्रिटेन जो है वह 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता दे देगा। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर जो है वह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को 34वें वायसराय बनकर आए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का दिन तय किया गया और इसके बाद माउंटबेटन योजना, जिसे हम 3 जून की योजना कहते हैं, 3 जून 1947 को यह योजना प्रस्तुत की गई। इसमें कहा गया पंजाब, बंगाल, असम के विभाजन हेतु एक सीमा आयोग बनाया जाएगा जो रेड क्लिफ आयोग कहलाएगा। यह IS प्री एग्जाम, UPSC प्री, CSE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया था। देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं होगा, या तो भारत में मिलेगी या पाकिस्तान में जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी जाएगी। मौलाना आजाद और पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस योजना का विरोध किया। महात्मा गांधी ने सबसे अंत में विभाजन को स्वीकार किया था। महात्मा गांधी कहते हैं कि विभाजन मेरे मृत शरीर पर से हो। क्या होगा? विभाजन मेरे मृत शरीर पर होगा। सरदार पटेल यहां पर कहते हैं कि यदि विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो प्रत्येक दफ्तर में छोटा पाकिस्तान होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमने सिर ही कटवा लिया। मोहम्मद अली जिन्ना यहां पर कहते हैं कि हमने सिर कटे और पतंगों के द्वारा जर्जरित पाकिस्तान को स्वीकार किया। सिर कटे, सिर का मतलब जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं है, और पतंगों के द्वारा यह जगह जगह से काटा जा चुका है। हमने ऐसा पाकिस्तान स्वीकार किया। क्या करें, मजबूरी। ठीक है भाई, अब तुम्हारी मजबूरी है तो तुम करो, हमारा भारत देश जिंदाबाद था, है और रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी।
प्रावधान देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होगा। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, असम का सिलहट जिला शामिल होंगे। देसी रियासतें भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी मिल सकती है। अगली बात समझिए कि जब तक भारत पाकिस्तान अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक इनका शासन संचालन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही मिनी संविधान कहा जाता है, यह आपको पता होगा। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, 14-15 अगस्त की रात्रि को भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हो गया सर, हमारा भारत वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हो गया। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण नियति के साथ वादा दिया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड लिस्टोवेट भारत के अंतिम राज्य सचिव नियुक्त हुए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, जो 26 जून 1950 को लागू हुआ, और हम हमारे देश के गणतंत्र के ऊपर गर्व करते हैं। तो ये था मेरे दोस्त आधुनिक भारत का एक शानदार इतिहास, जिसकी परिचर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। ठीक है, बाकी आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी गणतंत्र दिवस का शानदार ऑफर चल रहा है। भारत आजाद हो रहा है हमारे यहाँ पर, और मेरे दोस्त हमारा संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी को। तो अब इस उपलक्ष्य में शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। यहाँ पर 50 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। इतिहास विषय की तैयारी करते हैं तो आपके लिए 3,499 रुपए में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।